हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। देखिए लास्ट वीडियो में हमने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में देखा था और उसके फीचर्स भी ले लिए हैं, मेरिट्स वगैरह भी हमने ले लिए हैं। तो आज हम डायरेक्टली जंप करेंगे उसके डीमेरिट्स पर। ओके, ये हमारा रह गया था पार्ट, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे है। और अगर शुरू के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको हर सब्जेक्ट के और क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट और वीडियोस चेक कर सकते हैं। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डीमेरिट्स पे जंप करते हैं। ओके, तो पहला है डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। MNCs, because of their vast economic power, pose a danger to domestic industries which are still in the process of development। अभी देखिए इसके हमने काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो देख लिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज दूसरे देश के कंट्रीज आते हैं हमारे देश में, या हमारे कोई देश के कोई ऑलरेडी कोई इस्टेब्लिश्ड कंपनी है वो और बढ़ते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, है ना। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था और इसके काफ़ी फ़ायदे भी देख लिए। लेकिन डीमेरिट्स इसके क्या हो सकते हैं कि ऑलरेडी अभी सपोज़ मैं एक छोटे से बिजनेस वुमेन हूँ और मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है, लोकली हो या चलो अपने कंट्री में काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। ओके, लेकिन मेरे कंपटीशन के अंदर एक बड़ी सी कंपनी आ जाती है, ओके, जो कि फॉरेन की कंपनी है, उसके बहुत सारे अलग अलग देशों में ब्रांचेस है। मेरे कोई ब्रांच नहीं है लेकिन मैं अपने देश में काफ़ी खुश हूँ, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। लेकिन वो जो प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ वही प्रोडक्ट वो भी बना रहे हैं, लेकिन वो बड़ी कंपनी है तो थोड़ी चमक धमक भी होगी, एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा होगा। और ऑब्वियसली वो जब कंट्री के लेवल पे होती है कोई बिजनेस तो सब कुछ तो परफेक्ट होगा ही, है ना, क्योंकि हर चीज़ एडवांस्ड होगी, उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, उनके जो मैनेजरल स्किल्स होंगे वो एडवांस होंगे, उनकी एडवर्टाइजमेंट का मेथड भी एडवांस होगा, हर एक उनका जो कैपिटल होगा वो भी मुझसे ज़्यादा ही होगा। तो कहीं ना कहीं मैं उनके सामने कहीं स्टैंड नहीं कर पाती, वो लोग ऊपर ही जाएंगे और मैं नीचे ही। ऑब्वियसली मतलब वो गेम ही दिख रहा है वैसा कि मैं उनके सामने सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इसीलिए क्या होता है, जो ऑलरेडी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उस कंट्री के, उनको थोड़ा सा खतरा महसूस होता है और एक्चुअली उन्हें झेलना भी पड़ती है प्रॉब्लम्स। ओके, आगे देखते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन नॉट फेस चैलेंजेस पोज्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि ये काफ़ी बड़े पैमाने पे होते हैं। तो इसीलिए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है ना, डोमेस्टिक मतलब क्या, वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज बोलेंगे हम। ओके, उन लोगों को इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज का कंपटीशन फेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। Many domestic industries have to wind up as a result of threat from multinational companies। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है कि जो ऑलरेडी अच्छी खासी डोमेस्टिक इंडस्ट्री चल रही है उसके सामने कंपटीशन देने के लिए जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं तो डोमेस्टिक कंपनीज जो है कई बार उनको वाइंड अप करना पड़ता है, मतलब अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है। ओके, बंद कर देना पड़ता है अपना बिजनेस। Thus, multinational company gave a setback to the economic growth of host countries। ओके, मतलब जो ऑलरेडी होस्ट कंट्री है उनका तो फायदा है, लेकिन अगर कोई छोटे मोटे कंट्री में वो चले जाए तो वहाँ पर लोकल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो लोकल बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी खतरा महसूस होता है और वो बेचारे उनको अपना पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं कंपटीशन से उनको आउट भी कर लेते हैं अपने आप को। वो आगे देख लेते हैं। रिपेट्रेशन ऑफ प्रॉफिट्स। रिपार्ट्रेशन ऑफ प्रॉफिट्स मीन सेंडिंग प्रॉफिट्स टू देयर कंट्रीज। अभी ये एक बहुत ही बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल बात यही है। ओके, MNCs अर्न ह्यूज प्रॉफिट। अभी मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़े पैमाने पर अपना बिजनेस कर रही है, जाहिर सी बात है जब कैपिटल ह्यूज होगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी ह्यूज ही होगा, बड़ा ही होगा, है ना। तो रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ बाय मल्टीनेशनल कंपनी एडवर्सली अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द होस्ट कंट्री, which means that a large amount of foreign exchange goes out of the host country। अभी देखिए मेरे कंट्री में आके अगर वो फॉरेन की कंट्री अगर बिजनेस करती है, इसका मतलब वो प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। प्रॉफिट अर्न करने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं वो जो
कमाई मेरे देश के लोगों की हो सकती थी, वो कमाई, वो इनकम किसकी हो रही है? मल्टीनेशनल कंपनी की हो रही है, जो कि किसी और कंट्री का है, और जो कि प्रॉफिट अर्न करेगा तो ऑब्वियसली वो उसी कंट्री के अंदर फ्लो होगा, है ना। मतलब वो सिर्फ उतना ही पैसा लगाएगा मेरे देश में अगर वो आया है। ओके, कोई बाहर की कंट्री अगर कंपनी अगर मेरे देश में आई है तो वो उतना ही कंपनी में पैसा लगाएगी जितना कि कैपिटल वगैरह, लेकिन वो मेरे यहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर भी जाएगी, और साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज है, रिजर्व जो है मेरा, वो भी कम हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। इंटरफियरेंस। Initially, multinational company helps the government of the host country in a number of ways and then gradually starts interfering in the political affairs of the host country। अभी ये सब कुछ हमने एज इंडिया ने बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम झेली है। कंपनी के नाम से धोखा मिला है हमको ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिश लोग हमारे कंट्री में कैसे आए थे? वो व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, है ना। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी, है ना, बिजनेस के लिए आए थे वो। लेकिन उसके बाद में क्या हो गया? वो धीरे धीरे हमारे पॉलिटिकल अफेयर हो गया, या हमारा जो कंट्री का जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसके अंदर धीरे धीरे वो इंटरफेयर करने लगते हैं, और पूरे देश पर भी कब्जा हो गया था इसी बहाने से, है ना। तो इनिशियली मल्टीनेशनल कंपनी हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री नंबर ऑफ वेज। अभी देखिए यहाँ पर बड़े लोग आएंगे हमारे देश में, बड़ा बिजनेस करेंगे, बड़ा बड़ा पैसा नजर आएगा, तो हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी खुश हो जाएगी। थोड़ा सा दबके रहना पड़ेगा उनको, है ना। थोड़ा सा जो पॉलिटिकल चीज़ों जो है उसके अंदर थोड़ा सा ये हो जाएगा कि डामाडोल हिसाब हो जाएगा, और उसके वजह से क्या हो जाएगा? जो हमारा जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट के जो अफेयर्स है उसके अंदर भी इंटरफियर करेंगे। देयर इज देन एन इम्प्लिक्ट डेंजर टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द होस्ट कंट्री इन द लॉन्ग रन। और इसीलिए क्या होता है, जो होस्ट कंट्री है उनके इंडिपेंडेंस को भी खतरा हो जाता है कहीं ना कहीं। ओके, आगे देख लेते हैं। डिसरिगार्ड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री। आगे देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर्स एंड डिसरिगार्ड्स द नेशनल गोल्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द होस्ट कंट्री। अभी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उनका मेन एम ही होता है क्या? प्रॉफिट अर्न करना, है ना। प्रॉफिट अर्न करना ही मल्टीनेशनल कंपनी का एम होता है। अभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो देश होता है, हमारा नेशन जो होता है, उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हर जगह प्रॉफिट नहीं देखा जाता, लोगों का भला भी देखकर कुछ चीज़ें की जाती है। लेकिन जब यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी की बात आती है, उनका मेन मोटो होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। अब उस प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है, जो नेशन का हमारे गोल है कि लोगों का भला करना, उनका भले गवर्नमेंट को थोड़ा प्रॉफिट मिले लेकिन लोगों का भला हो, इस तरह के जो गोल्स होते हैं उसको एज एक चैलेंज मिल जाता है। और क्या होता है, हमारे जो देश के लोग हैं उनको थोड़ा सा लॉस, या फिर कहीं ना कहीं बोलेंगे हम कि उनकी जो गोल्स वगैरह है, जहाँ पर थोड़ा सोशल वर्क काइंड ऑफ जो चीज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर्स एंड डिसरिगार्ड, वो वहीं पर पैसा डालते हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट मिलेगा, एंड डिसरिगार्ड द नेशनल गोल्स एंड प्रायोरिटीज। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जिससे हमारे देश के लोगों को नुकसान होता हो, लेकिन अगर उसमें प्रॉफिट है तो मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पर भी इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के लोगों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। They do not care of the development of backward regions and never care to solve chronic problems of the host country like unemployment and poverty। हालांकि ये हमने मेरिट्स में देख लिया कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का कहीं पर भी ये गोल नहीं होता है कि जिस देश में वो जा रहे हैं वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी उनको कम करना है। उनका ये मोटो कभी भी नहीं होता है। ओके, वो ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स ट्रीट करते हैं। दे डू नॉट केयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन। अगर वो कहीं हमारे देश में आके किसी बैकवर्ड या कम डेवलप जगह पर अपना फैक्ट्री वगैरह डालते भी है, तो उनका किसी भी एंगल से ये मोटिव नहीं होता है कि वो लोगों का भला करना चाह रहे हैं। वहाँ पर कहीं ना सब कुछ मटेरियलिस्टिक होता है उनकी थिंकिंग।
आगे देख लेते हैं मिस यूज ऑफ माइटी स्टेटस। आगे मल्टीनेशनल कंपनी आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज। देखिए बड़े कंपनीज है तो पैसों के मामले में भी वो पावरफुल होते हैं, और पावर जब पैसे का आता है तो कहीं ना कहीं दूसरे पावर्स का भी उनका लेवल बढ़ जाता है। दे कैन अफोर्ड टू बियर लॉसेस फॉर लॉन्ग वाइल इन द होप ऑफ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। अभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखिए उनको शुरुआत के दौर में भले उनको कहीं ना कहीं लॉसेस बेयर करना पड़ रहे होंगे, लेकिन वो भी झेलते हैं। जहाँ पर अगर कंपेयर करें आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की, उसको एक बार लॉस होगा, 2 बार लॉस होगा, तीसरे से वो बिजनेस में से निकल जाएगा। लेकिन ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं ना, ये काफ़ी अड़े हुए कह सकते हैं हम लोग कि वो अच्छा खासा ह्यूज बड़ा लॉस भी झेल लेंगे। ओके, इस उम्मीद में कि आगे चल के फ्यूचर में हमको ह्यूज प्रॉफिट होगा। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, काफ़ी देर तक कंपटीशन में टिके रहते हैं। आगे दे हैव एंडेड लोकल कंपटीशन एंड अचीव्ड मोनोपोली इन ग्रेट एक्सटेंट। अब इस चक्कर में क्या हो जाता है, जो बेचारे हमारे लोकल बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज होती है हमारी लोकल मार्केट की, उसको लॉस झेलना पड़ता है। और वो लोग क्या करते हैं, अपना कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही होता है, भले लॉस हो रहा है तो फिर वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज टिकी रहती है। This may be unfair strategy of multinational company to swipe off local competitors from the host country। अभी ये उनका एक टैक्टिक्स भी हो सकती है कि भले नुकसान झेलेंगे लेकिन हम टिके रहेंगे, और उस चक्कर में क्या होता है, जो लोकल कॉम्पिटिटर्स है वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाते हैं। ओके, बाद में अल्टीमेटली मल्टीनेशनल कंपनी का ही राज आ जाता है। आगे देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। MNCs tend to use the natural resources of the host country carelessly। अभी देखिए वो यहाँ पर आएंगे, फॉरेन की कंट्री जब हमारे देश में आती है या बाबा जहाँ पर भी उन्होंने ब्रांचेस खोली है, वहाँ पर ज़्यादा अगर वो वहाँ पर जाती है तो उसका कहीं ना कहीं मोटो होता है, बिजनेस भी करना है, और हो सकता है इसलिए भी जा रही है कि उसको कुछ रिसोर्सेस वहाँ पर मिल रहे होंगे, रॉ मटेरियल वगैरह मिल रहा होगा, ह्यूमन पावर सस्ते में मिल रहा होगा, इसलिए। अब इस चक्कर में क्या होता है कि वो लोग केयरलेसली उस चीज़ को, रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं। They cause a rapid depletion of some of non-renewable natural resources of host country। अभी कई बार कुछ जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेस होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब एक बार यूज़ कर दिया ना तो फिर वो फिनिश, दोबारा वो नहीं बन सकते, या फिर वो उनकी क्वांटिटी कम होती चलती है, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी नॉन रिन्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको कैसे भी यूज़ करेंगे, उसका केयर नहीं करते हैं, उनको फिक्र नहीं होती कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। इन दिस वे मल्टीनेशनल कंपनीज कॉज अ परमानेंट डैमेज टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। कहीं ना कहीं क्या होता है, ये इस नेचुरल रिसोर्सेज को एकदम केयरलेसली यूज़ करने की वजह से वो कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं जो होस्ट कंट्री जहाँ पर उन्होंने ब्रांचेस वगैरह खोली है, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। आगे देखते हैं सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर। MNCs tend to promote alien culture in the host country to sell their product। अभी एलियन कल्चर मतलब अभी जैसे हम इंडिया में हैं, हमारा कल्चर क्या है, जैसे साड़ी वगैरह पहनना, ओके, सलवार कमीज, ये सब कुछ हमारा कल्चर है। लेकिन यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को सपोज लेकर आ जाते हैं, जीन्स, शॉर्ट ड्रेसेस, इस तरह के जो कल्चर है जो मतलब हमें पसंद भी नहीं आएंगे। हाँ, नया नया अट्रैक्शन लगता है तो शुरुआत में हम जो यूथ होते हैं काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों की तरफ, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा जो एक्चुअली रूट हमारा कल्चर है वो हिल जाता है कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं क्यों करते हैं ये सब कुछ। अल्टीमेटली उनका गोल होता है सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना, उनका बिजनेस आगे चलाना। आगे दे मेक पीपल फॉरगेट अबाउट देयर ओन कल्चर हेरिटेज। ओके, जो हमारे इंडिया का एक्चुअल कल्चर क्या है लोग वही भूल जाते हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज के वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाने के चक्कर में, जैसे हमारा इंडिया हो गया। इन इंडिया मल्टीनेशनल कंपनीज हैव क्रिएटेड टेस्ट ऑफ सिंथेटिक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। अभी देखिए हमारे इंडिया के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स या ये सब कुछ पहले हम लोग नहीं पसंद करते थे, ओके, लेकिन जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, नए नए तरह के ड्रिंक्स आ गए, खाने का तरीका आ गया, बर्गर आ गया, पिज्ज़ा आ गया, ओके, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आ गए, चाय आ गई, ब्रिटिशर्स चाय लेकर आए थे, वरना पहले हम चाय वगैरह नहीं पीते थे।
ओके तो इस तरह की चीज़ें हमारे देश में आ गई जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी ख़राब होती है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी के बिजनेस की हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतरीन होती है। दिस प्रमोशन ऑफ फॉरेन कल्चर बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ पीपल, वही जो मैंने आपको बताया कि ये जो आदतें हैं ये हम लोगों को लगा तो देते हैं लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। आगे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, MNC join hands with big business houses of host country and emerge a powerful monopolies। ये लोग क्या करते हैं, हमारे देश में आ जाते हैं, ओके दूसरे देश वाले हमारे देश में सपोज आ जाते हैं और क्या करते हैं, जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड बड़े बड़े लेवल पे जो पावरफुल इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी मौजूद है उनके साथ में वो हाथ मिला लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है, ओके उनकी एक टीम बन जाती है। दिस लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ओनली इन फ्यू हैंड। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो इकोनॉमिक पावर है मतलब पैसे से लेन देन या बाबा कुछ चीज़ों का कम ज़्यादा भाव वगैरह करना है, इन लोगों के हाथ में आ जाता है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये चाहे तो चीज़ों का दाम बढ़ा भी सकते हैं, ये चाहे तो चीज़ों का दाम घटा भी सकते हैं, और जो आम लोग हैं उनको झेलनी पड़ती है ये सारी प्रॉब्लम्स। ओके तो ग्रेजुअली दीज मोनोपोलीज मेक इट देयर बर्थ राइट टू एक्सप्लॉइट पुअर पीपल एंड एनरिच themselves at the cost of the poor working class। अब कहीं ना कहीं ये मोनोपोलीज हो जाती है, मतलब टीम बन जाती है इन लोगों की। अब इसके वजह से क्या होता है, जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उनको झेलना पड़ता है, ओके प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ओके अगर एक्सप्लेनेशन देखना है अगर आपको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हैं, पूरे चैप्टर्स के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी फिफ्थ चल रहा है हमारा चैप्टर, तो और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स सबके मिल जाएंगे। तो देखिए अभी मैं बस ये आपको चाहिए तो रीड आउट करती हूँ, एक्सप्लेनेशन भी अगर जमता है, देख लेते कितना बड़ा है ये। ओके अगर ये होता है तो इट मीन्स हमारा फिफ्थ चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके छोटा सा है, चलो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ओके देखिए प्राइवेट, अभी यहाँ पर इन्होंने बोला प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मीनिंग बोला है, द प्राइवेट क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप जैसे हमारे जैसे आम लोग जहाँ पर जो बिजनेस ओन करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर क्या है, the organization which is owned, managed, controlled, financed by government or combination of government is known as public sector। मतलब वो बिजनेस जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट चलाता है, उसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या बोले हैं इन्होंने, द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, अभी इसमें क्या क्या आते हैं देख लीजिए, सोल ट्रेडिंग कंसर्न आया जाएगा, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म आएगा, ये सब हमने पढ़ लिया है, पार्टनरशिप आएगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब कुछ आ जाएंगे। ओके आगे देख लेते हैं, पब्लिक में आता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। आगे मेन मोटिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट अर्न करना होता है उनको। और पब्लिक में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व द सोसाइटी एंड प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज। मतलब इनका क्या होता है कि पब्लिक का कि गवर्नमेंट लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, उनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स विद द ओनर और देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके मतलब जो ओनरशिप जो बोलेंगे हम या मैनेजमेंट बोलेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ओनर्स के पास में होता है, या फिर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होंगे उनके पास होगा। ओके आगे देखते हैं, पब्लिक में द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD। मतलब गवर्नमेंट जो होती है ना वही एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को सिलेक्ट करता है, तो इनडायरेक्टली हम बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है। ओके आगे साइज ऑफ एंटिटी, size of entity, the private sector organization firms can be of any size। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कितनी भी साइज हो सकती है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न ऑपरेट्स ऑन स्मॉल स्केल बेसिस, वेयर एज जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑपरेट्स ऑन लार्ज स्केल बेसिस। पब्लिक सेक्टर में क्या है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर लार्ज इन साइज एंड ऑपरेट्स ऑन लार्ज स्केल बेसिस। आगे कैपिटल प्रोवाइडर,
Capital is contributed by owner, private investors from their own resources or borrowings from financial institution. पैसे कहाँ से लाते हैं? अपना खुद का पॉकेट से पैसे लगाएंगे वो, या लोन वगैरह ले लेंगे किसी से. और पब्लिक का जो है ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट पैसा लगाता है वहाँ पर. आगे बिजनेस एरियाज. प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरियाज एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स मोस्टली इन यूटिलिटी सर्विसेज. मतलब जहाँ पर यूटिलिटी सर्विसेज का मतलब जहाँ पर लोगों का भी भला होगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ओके, एक मिनट, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. इस तरह इस जगहों पर गवर्नमेंट पैसा लगाता है. अब जैसे कि एग्जाम्पल है रेलवे, पोस्ट एंड इंडस्ट्रीज, कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, ये सब कुछ. ओके, रेलवे में अभी आप और मेरे जैसे लोग तो पैसे लगाएंगे नहीं, गवर्नमेंट को ही लगाना पड़ेगा. डिसीजन मेकिंग. इन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग इज क्विक एज वेरी फ्यू ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग. ओके, कम लोग इन्वॉल्व होते हैं तो फटाफट डिसीजन हो जाते हैं. और इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन द डिसीजन मेकिंग इज डिलेड ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स. अभी देखिए फाइल ऊपर के नेता से घूमते, नीचे से ऊपर जाते 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 मेन जो एक नेता होगा वही, उसी के हाथ में पावर होगा साइन करना. तो ये काफ़ी हर्डल्स आ जाते हैं और इतना ईजी नहीं होता है कोई भी डिसीजन लेना. आगे देखते हैं इफ़िशेंसी. देयर इज़ अ ग्रेटर इफ़िशेंसी ऑन द पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू प्रोफेशनल अप्रोच इन रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. प्रोफेशनलिज्म कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है प्राइवेट सेक्टर में, जबकि पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन इज़ लो ड्यू टू लैक ऑफ कम्पिटिटिव स्पिरिट. इतना इतने इंथुजियास्टिक लोग नहीं होते. अभी यहाँ पर सेकेंड हम देखते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. पहला तो मीनिंग है, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल्ड, फाइनेंस्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया मैंने मेरे वीडियो में. स्टैट्यूटरी क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है तभी उसी के बाद स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनती है. कैपिटल. द रिक्वायर्ड फंड कम्स फ्रॉम एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट. और यहाँ पर स्टैट्यूटरी में कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. एडिशनल कैपिटल इज रिक्वायर्ड कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट पैसा लगाता है यहाँ पर. ओके, आगे देख लेते हैं. देन मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट अंडरटेकिंग इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री. और यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो ऑपरेट करते हैं मैनेजमेंट. कंट्रोल. द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंट्रोल्ड बाय कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एंड द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द एक्ट और स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. Autonomy. The departmental organization does not have autonomy in decision making. Statutory corporation enjoys autonomy in decision making. आगे देखते हैं. The departmental undertaking has no separate legal status distinct from the government. मतलब उनकी एक अलग से आइडेंटिटी नहीं होती. Statutory corporation has separate status distinct from government. आगे establishment. The departmental undertaking is formed under concerned ministry. Ministry के अंडर बनता ही है. And statutory corporation is established by special act of parliament or state legislature. आगे borrowing power. The departmental undertaking cannot borrow money from public and the statutory corporation can borrow money from public by way of bonds. आगे staff. The staff of departmental organization is government servants and their services are governed by civil service rules. Okay, और आगे है the staff is recruited independently and their services are governed by service rules of organization. आगे अब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में क्या दिया है. मीनिंग है द कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन.
गवर्नमेंट कंपनीज है, द कंपनी वेयर मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली और इंडिविजुअली इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था एक्सप्लेनेशन के टाइम। 51% पेड अप कैपिटल चाहिए गवर्नमेंट का। आगे कैपिटल, द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ओके, देन एडिशनल कैपिटल इज इफ रिक्वायर्ड कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और यहाँ पे द कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इवन बाय जनरल पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आगे देखते हैं मैनेजमेंट क्या है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इसका कामकाज मैनेजमेंट देखेंगे। एंड गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स भी है यहाँ पर। Control, the statutory corporation is controlled by the act of the statute of the parliament or state legislature. And यहाँ पर है government companies are controlled by government or shareholders by following the provision of Companies Act. आगे देखते हैं establishment. The statutory corporation is established by special act of parliament or state legislature. And government companies are formed and registered under the provision of Companies Act 2013. And borrowing के बारे में बोला, statutory corporation can borrow funds from public by ways of bonds. And government companies can borrow funds by the way of debt or issuing shares to public. अभी departmental organization and government companies के बारे में बोला। मीनिंग है the organization which is owned, managed and controlled, financed and operated by government is known as departmental organization. अभी हमने एक्चुअली ऊपर पढ़ लिया है, मैं सिर्फ रीड आउट करके देती हूँ आपको। उन्होंने बस दो अलग कैटेगरी बना दी है उसकी। ओके, एनी कंपनी वेयर मिनिमम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली और इंडिविजुअली इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। कैपिटल, द रिक्वायर्ड फंड कम्स फ्रॉम एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट। The capital of government company is contributed by central and state government and by general public and financial institution. Okay, आगे देखते हैं management. The departmental undertaking is managed by government officials of concerned ministry. The government company is managed by board of directors appointed by government and shareholders. Control, the departmental undertaking is controlled by concerned ministry. The government companies are controlled by government or shareholders by following the provision of Companies Act. Autonomy, the departmental organization does not have autonomy in decision making and the government companies enjoy autonomy in decision making. Then legal status, the departmental undertaking has no separate status distinct from the government. The government company has separate status distinct from the government. Then establishment, the departmental undertaking is formed under concerned ministry. Okay, and यहाँ पर इन्होंने बोला है the government companies is formed and registered under the provision of Companies Act 2013. Borrowing के the departmental undertaking cannot borrow money from public. और यहाँ पर ये कहते हैं government companies can borrow funds by ways of debt or issuing shares to the public. Staff, the staff of departmental organization is government servant and their services are governed by civil service rules. और यहाँ पे the staff is recruited independently and their services are governed by contract of service rules of organization. ओके, अब यहाँ पर हमारा 5th चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर ये समरी है। ओके, समरी देखते कितनी बड़ी है, काफ़ी लंबी है समरी। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, इसके मैंने आंसर्स आपको दे दिए हैं। ओके, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको पूरे एक्सरसाइज के आंसर्स मिल जाएंगे। समरी अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार रीड करके दे देती हूँ, काफ़ी लंबी चौड़ी है। ओके, फिर भी मैं रीड कर देती हूँ। ओके, फटाफट। Public sector organization are those which are owned, financed, managed and controlled by government or combination of governments. Departmental organization क्या, it is owned, managed and controlled and financed by government. Features क्या है, managed by government, delegation of authority, financed by government, run by government, no separate legal entity, government employees. Merits,
डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, लेस ओवरहेड्स, नो मिस यूज ऑफ फंड, क्वालिफाइड स्टाफ, मेंटेन्स सीक्रेसी। ये हमारा सब कुछ एक्सप्लेनेशन हो गया है। ओके, डीमेरिट्स, डिले इन एक्शन, रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, लेस स्कोप ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिले डिसीजंस, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। Statutory corporation. A statutory corporation is an autonomous corporate body created by the special act of the parliament or state legislation, defined powers, function, duties, which are a corporate body answerable to the legislature, owned staffing system, financial autonomy, no political interference. Okay, merits है initiative and flexibility, then administrative autonomy, quick decision, efficient staff, professional management, easy to raise capital. Demerits है autonomy on paper only, lack of initiative, rigid structure, clash amongst interest, unfair practices. ओके, गवर्नमेंट कंपनी, ये भी हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया है, आपको चाहिए तो आप अभी देख लो। 51% पेड ऑफ कैपिटल लगता है यहाँ पर, देन ये कंपनी फॉर्म होने के लिए। देन फीचर्स के अंदर है रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट, लीगल स्टेटस सेपरेट, देन ये सब कुछ है। देखिए आप लोग बस अभी देख लो, अभी मैं मेरिट्स में ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये डीमेरिट्स एक्सप्लेनेशन मल्टीनेशनल का तो अभी हमारा हो गया है। ओके, तो मेरिट्स है, ये डीमेरिट्स है, करियर अपॉर्चुनिटीज़, रेफरेंसेस वगैरह। ठीक है, अभी एक्सरसाइज है, तो देखिए एक्सरसाइज के मैंने पूरे आंसर्स दे दिए हैं। अब चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे OCM के मिल जाएंगे। ओके, अभी अगला चैप्टर हम देख लेते हैं क्या है, तो अगले वीडियो से हम हमारा 6 चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, इंस्टीट्यूट्स सपोर्टिंग बिजनेसेस। ओके, तो आप याद रखिए, जैसे ही मेरी नोटिफिकेशन आए आप ज़रूर क्लिक करिएगा वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। तो अब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।